हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेके आया है यह एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से जो अभी हम लोग बिहार दरोगा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। तो इस क्रम में आज हम लोग इसका चौथा प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे पहले हम लोग इसका 3 पार्ट देख चुके हैं। अगर आप लोग इस तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस तीनों वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इस तीनों वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आप लोगों को बिहार दरोगा का एक और मॉडल सेट का जो सेट लगाना है, तो देखिए एक प्रभात पब्लिकेशन की तरफ से जो मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया था, जिसमें कि टोटल 40 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, उसका भी हम 6 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को इसका भी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। और अगर चैनल पे नए विजिट कर रहे होंगे तो इस चैनल को एक बार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आइए फिर देख लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। तो देखिए इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। कब बम फेंका था, तो सही हो जाएगा इसका। देखिए यह 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में जो है बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। और उस समय सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष जो थे वह थे विट्ठल भाई पटेल, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी, तो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर, एमजी रनाडे, इन सभी के सहयोग से जो है प्रार्थना समाज की स्थापना करी गई थी, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1867 ईस्वी में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1867 ईस्वी में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना करी गई थी। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 3 नंबर में कह रहा है इसमें किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी। संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी, सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये औरंगजेब के समय में जो है संगीत पर पाबंदी लगा गई थी या लगा दी गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 4 नंबर में देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था। हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था, तो यह बनवाया गया था बहादुर शाह जफर के द्वारा। बहादुर शाह जफर के द्वारा जो है लाल किला स्थित हीरा महल को बनवाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 5 नंबर में देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था वारेन हेस्टिंग्स के समय, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स के समय जो है यह युद्ध लड़ा गया था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह हुआ था 1780 से 84 तक, ठीक है फ्रेंड्स। कब से कब तक हुआ था, 1780 से लेकर 84 तक जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध के समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह थे वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है फ्रेंड्स। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह मंगलौर की संधि के द्वारा जो है समाप्त हुआ था, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 6 नंबर में कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी ढाका में। कहाँ पे हुई थी, ढाका में हुई थी। और किनके द्वारा हुआ था, तो आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा जो है 1906 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों, 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी, कहाँ पे, ढाका में। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था। सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए डिजरायली, डिजरायली जो है क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को डिजरायली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था, जबकि वीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 8 नंबर में देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखिए डी, यहाँ पे ताना भगत जो दिया हुआ है, अली मुस्लियार, ताना भगत देखिए अली मुस्लियार जो यहाँ पे दिया हुआ है, यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही सुमेलित नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होगा, सही सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 9 नंबर में देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो यह प्राप्त हुए हैं वर्गाकार एवं आयताकार, वर्गाकार एवं आयताकार प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 10 दिया हुआ है, कह रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में
कह रहा है कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत है, निम्न में से कौन गलत है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है, यह जो है वैदिक सिद्धांत के अनुसार गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 11 नंबर में कह रहा है कि अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था, किसे नियुक्त किया था। तो यह नियुक्त किया गया था धम्म महापात्र को, धम्म महापात्र को जो है नियुक्त किया गया था। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर में कह रहा है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है, भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है। तो यह जुड़ा हुआ है चोल वंश से, किससे जुड़ा हुआ है, चोल वंश से जो है यह जुड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था। तो यह विलय किया गया था हैदराबाद का, किसका विलय किया गया था, हैदराबाद का विलय किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, ऑपरेशन पोलो जो है 1948 ईस्वी में हैदराबाद को भारत में मिलाने के उद्देश्य से चलाया गया था और यह एक सैन्य अभियान था जिसमें कि भारतीय सशस्त्र बलों ने निजाम शासित रियासत पर आक्रमण करके इसे भारतीय संघ में मिलाया था। ठीक है फ्रेंड्स, 1948 ईस्वी में, याद रखिएगा 1948 ईस्वी जो है ऑपरेशन पोलो जो है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है हैदराबाद को मिला लिया गया था। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर में देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुई थी, स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य में हुई थी। तो यह युद्ध जो है अंग्रेजों एवं पुर्तगाली के बीच में हुआ था। ठीक है, स्वाली का जो युद्ध हुआ था वह 1612 ईस्वी में, याद रखिएगा 1612 ईस्वी में जो है स्वाली का युद्ध हुआ था और यह युद्ध अंग्रेज एवं पुर्तगालियों के मध्य हुआ था और यह एक नौसैनिक युद्ध था, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर में देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी, निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी। तो वह हुई थी हंटर आयोग का गठन, कौन सा, हंटर आयोग का गठन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर में देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ नदी दिया हुआ है और दूसरे तरफ जो है उसकी सहायक नदी दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित इसमें नहीं है। तो देखिए यहाँ पे गोदावरी जो दिया हुआ है, गोदावरी का सहायक नदी मूसी, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं हो जाएगा। ठीक है, सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। तो सही हो जाएगा इसका देखिए ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन जो है पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है इसमें कि खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। तो यह मिस्र की स्थानीय पवन है। ठीक है फ्रेंड्स, यह मिस्र की स्थानीय पवन, याद रखिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि विश्व वन क्षेत्र में से किस एक का फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है, सर्वाधिक है, सही हो जाएगा इसका देखिए शीतोष्ण शंकुधारी वन का प्रतिशतता जो है विश्व में सर्वाधिक है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। तो यह स्थित है वृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में, वृहत हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है कश्मीर घाटी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए, पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर जो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 नंबर यानी कि सिपकिला हो जाएगा। उसके बाद 4 लिपुलेख हो जाएगा, 2 में हो जाएगा नाथुला और उसके बाद 3 में क्या हो जाएगा, बोमडिला हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 22 नंबर में कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है। तो यह पृथक करता है अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से कौन पृथक करता है। तो यह 10 डिग्री चैनल करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देख लीजिए यहाँ पे 23 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे, ऋतु प्रवास किया करते थे। तो वह जनजाति है भूटिया जनजाति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि आम्र वर्षा, आम्र वर्षा संबंधित है किससे, आम्र वर्षा किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है आम की फसल से, किससे संबंधित है, आम की फसल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर में कह रहा है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। कौन सी फसल उगाई जाती है, तो सही आंसर है इसका उड़द। उड़द जो है एक दाल होता है, उड़द की दाल। तो देखिए भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो है उड़द का जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, फसल उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है 26 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। तो देखिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया हुआ है कि अंतिम वस्तु की बिक्री यह सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 27 नंबर माफ कीजिएगा। देखिए 27 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंधित है किससे। किससे संबंधित है, तो देखिए यह संबंधित है जे बी से का बाजार नियम से। ठीक है, यह जो है जे बी से के बाजार नियम से संबंधित है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर में, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि खुसरो समिति का संबंध किससे है। खुसरो समिति का संबंध किससे है, तो संबंधित है कृषि साख से। किससे संबंधित है, कृषि साख से संबंधित है खुसरो समिति का संबंध। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है। कौन शामिल है, तो ये शामिल यहाँ पे इनमें सभी हो जाएगा। बैंक नीति दर, नैतिक प्रभाव की नीति एवं खुले बाजार की क्रिया। तो देखिए इनमें से सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर में। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लक्करवाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी। अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी, तो यह रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था इनके द्वारा 1993 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। योजना आयोग द्वारा गरीबी के मापन हेतु 1989 में डी.टी. लक्करवाला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और इस समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 31 नंबर कह रहा है इसमें कि अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये जो आता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे रीट क्षेत्राधिकार जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए 32 नंबर जो क्वेश्चन दिया कह रहा है इसमें कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है, तो देखिए उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, यह कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर में, और देखिए इसमें कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है। किस अनुच्छेद में, तो यह है अनुच्छेद 39 ख में। अनुच्छेद 39 ख में जो है यह वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 34 नंबर में कह रहा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, तो इसे 5 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसे 5 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, और वह 5 तरीका जो वह है, पहला है जन्म से, दूसरा है देशीयकरण द्वारा, तीसरा है भूमि विस्तार द्वारा, चौथा है वंश परंपरा द्वारा, और 5वां है पंजीकरण के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर जो दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह लिया गया है कनाडा से। ठीक है, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है। श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है, तो यह विषय है समवर्ती सूची का। याद रखिएगा यह किसका विषय है, समवर्ती सूची का यह विषय है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 37 में कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान न्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। महान न्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है, सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 88 के तहत। देखिए अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान न्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। महान न्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, और यह किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी वह सदन की कार्यवाही में क्या करता है, भाग ले सकता है, परंतु वह मत का प्रयोग जो है अनुच्छेद 88 के तहत नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर में। देखिए इसमें कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है।
लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो इसे दिलाया जाता है, यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं दिलाया जाता, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष के रूप में। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 39 नंबर में देखिए कह रहा है इसमें कि वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है? तो वह संख्या हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर में। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कि भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? कौन सा वरीयता क्रम यहाँ पे गलत है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 40 नंबर का, वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं गलत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 41 नंबर जो दिया हुआ है, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक, तो यह दस्तावेज है फ्रांस की। किसकी है? फ्रांस की है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका 50 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र के स्थापना के समय जो है अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 43 नंबर कह रहा है इसमें वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय, पश्चिमी कमांड का जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 44 नंबर में। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सही हो जाएगा इसका, देखिए कुचिपुड़ी से। इसका संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 45 नंबर। और देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड दिया गया था? किस वर्ष में दिया गया था? तो इन्हें दिया गया था, याद रखिएगा, देखिए ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनको जो मिला था ये पुरस्कार, यह 1969 ईस्वी में मिला था फ्रेंड्स। ठीक है, 1969 ईस्वी में जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय को मैन बुकर अवार्ड मिला था। और देखिए ऑप्शन में 1969 नहीं दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि इनको जो है 1969 ईस्वी में मैन बुकर अवार्ड मिला था। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 46 नंबर में। देखिए 46 नंबर यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसमें पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है तेलंगाना में। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए यह अभ्यारण्य जो है जंगली सुअर, भालू, तेंदुआ इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 47 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में रेड डेटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? रेड डेटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में किया गया था? तो यह किया गया था 1964, 1964 ईस्वी में फ्रेंड्स। 1964 ईस्वी में जो है रेड डेटा बुक का जो है प्रथम प्रकाशन किया गया था। और देखिए जो ये रेड डेटा बुक है, ऐसे पशु पक्षियों के बारे में इनमें जानकारी दिया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है। और इसका प्रकाशन जो है फ्रेंड्स 1964 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिए। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 48 नंबर। देखिए 48 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, सही हो जाएगा इसका कि भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 49 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण? किसके कारण होता है? तो यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फ्रेंड्स। किसके कारण होता है? पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में जो वृद्धि होती है वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, CO2 के कारण। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन 50 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है, और कह रहा है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ यहाँ पे कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि कंचनजंगा जो है यह हिमाचल प्रदेश में ना होकर बल्कि सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे है? यह सिक्किम में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 51 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हृदय मांसपेशी को कहते हैं, हृदय मांसपेशी को कहते हैं, सही हो जाएगा इसका मायोकार्डियम। क्या कहा जाता है? मायोकार्डियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 52 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्क्यूलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है किससे? तकनीक किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है शरीर का लचीलापन से। किससे संबंधित है? शरीर का लचीलापन से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे विटामिन बी जो है, विटामिन बी यह वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए विटामिन ए, डी, ई और के जो है यह वसा में घुलनशील है, जबकि पानी में जो घुलनशील विटामिन होता है वह बी एवं सी होता है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 54 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है कि मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? तो इसका जो आधार है वह है परिमाण एवं आकार। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर कि कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? कौन सा ऊतक शरीर के संरक्षण का कार्य करता है? तो वह ऊतक हो जाएगा देखिए एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, एपिथेलियमी ऊतक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए ये ऑक्सिन हार्मोन के कारण जो है वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 57 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए कि इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में ये जो है यहाँ पे कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 58 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 58 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है, इनमें से कौन? सही आंसर है इसका देखिए मार्सिलिया एवं फर्न। मार्सिलिया एवं फर्न जो है यह टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए कह रहा है इसमें कि लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत क्या है? सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लाइपेज नामक एंजाइम का जो स्रोत होता है वो होता है अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। तो देखिए यहाँ पे पैंक्रियाज ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसे सहजीविता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहजीविता यानी कि म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि सहजीविता में दोनों प्रजाति लाभान्वित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देख लीजिए यहाँ पे 61 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? अलौह धात्विक खनिज है, इनमें से कौन सा एक? तो वह है कोबाल्ट। देखिए कोबाल्ट जो है एक अलौह धात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पे 62 नंबर कह रहा है इसमें कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? वह तत्व है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 63 में है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एल्कीन। क्या कहलाता है? एल्कीन कहलाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 64 नंबर कह रहा है इसमें कि सोना को घोला जा सकता है किसमें? सोना को घोला जा सकता है किसमें? तो इससे जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जाता है, याद रखिएगा। और इस मिश्रण को एक्वारेजिया कहा जाता है फ्रेंड्स, एक्वारेजिया। और देखिए इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का जो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:1 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए 65 नंबर। और देखिए 65 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पीतल निम्न में से किसका मिश्रण होता है? पीतल निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो देखिए सही हो जाएगा इसका तांबा एवं जस्ता का। तांबा एवं जस्ता का जो है मिश्रण हो जाता है पीतल, याद रखिएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 66 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जेटा बराबर कितना होता है? एक जेटा बराबर कितना होता है? तो यह बराबर होता है 10 के पावर 21 के, 10 के पावर 21 के। अगला देख लीजिए यहाँ पे 67 नंबर कह रहा है इसमें कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है किसकी? अचानक वृद्धि किसकी इंगित करती है? सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए अत्यंत शुष्क मौसम का, अत्यंत शुष्क मौसम का। अगला देखेंगे 68 नंबर। और देखिए 68 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो यह उपचारित किया जा सकता है अवतल लेंस के प्रयोग से फ्रेंड्स। ठीक है, अगला देख लीजिए यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन। और देखिए 69 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो यह होता है
परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष जो है परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए 70 नंबर में कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए बी जो दिया प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं होगा। अगला देखिए यहाँ पे 71 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है। जिसे क्या नाम दिया गया है, तो इसे सप्तऋषि नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, सप्तऋषि नाम दिया गया है इसे। अगला देख लीजिए 72 नंबर में है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा यानी कि जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है। तो यह अनुमान लगाया गया 5.9% का। ठीक है, 5.9% का जो है जीडीपी का राजकोषीय घाटा जीडीपी का जो है अनुमान लगाया गया है। अगला देख लीजिए यहाँ पे 73 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा। तो देखिए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 551.7 बिलियन डॉलर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 74 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया। सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया, तो वह आया था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 75 नंबर में कह रहा है कि जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है। किस जाति की संख्या, सही हो जाएगा देखिए यादव की जो संख्या है सबसे ज्यादा हो जाएगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, यादव की संख्या सबसे ज्यादा कितना है, 14.26%। याद रखिएगा यादव की जो जनसंख्या वो कितना है, 14.26%। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 76 नंबर कह रहा है इसमें दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैंडूस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया। किस देश द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा जो है मैंडूस तूफान का नामकरण किया गया था। अगला देख लीजिए 77 नंबर कि G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहां पे हुआ था। तो यह हुआ था, याद रखिएगा, उदयपुर में। कहां पे हुआ था, उदयपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 78 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि कोवोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी कौन है। निर्माता कंपनी कौन है, तो वह कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है कोवोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन, और देखिए 79 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि वन वेव इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया। तो इसे स्थापित किया गया, याद रखिएगा, LVM-3 के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया। ऑपरेशन सद्भावना, तो देखिए यह शुरू किया गया था भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय सेना के द्वारा, और यह ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत जो है इंडियन आर्मी के द्वारा तो किया ही गया था, और इसका उद्देश्य जो है वह जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 81 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाले राज्य इनमें से कौन है, तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 82 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रंगनाथितु पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। रंगनाथितु पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है कर्नाटक में। कहां पे, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक यानी कि नर्सरी खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है, तो यह की गई है ओडिशा सरकार के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 84 नंबर, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है। किस देश के साथ, तो यह किया है मैक्सिको के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए 85 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो देखिए डॉक्टर सुमन के बेरी। डॉक्टर सुमन के बेरी जो है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 86 नंबर में, और देखिए कह रहा है इसमें कि शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, तो सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे इनमें से सभी कथन जो यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ए में है वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे, ये भी सही है। बी में है वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, ये भी सही है। सी में है वे जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये भी सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 87 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान इनमें से कौन सा रहा, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौथा स्थान।
अगला देखेंगे यहाँ पे 88 नंबर में कह रहा है इसमें कि हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमोचा यानी कि गमछा को जीआई टैग दिया गया। सही हो जाएगा इसका देखिए असम। असम जो है, असम के गमछा को जो है जीआई टैग दिया गया था। अगला देखेंगे यहाँ पे 89 नंबर। देखिए 89 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिला को शामिल किया गया। कितने भारतीय महिला को, तो देखिए यहाँ पे टोटल 6 भारतीय महिला को इसमें शामिल किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, 6 भारतीय महिला को इसमें शामिल किया गया। अगला देखेंगे यहाँ पे 90 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 2023 में। सही हो जाएगा इसका देखिए टोटल 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 2023 में फ्रेंड्स। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पे 91 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि 64वां रामन मैग्सेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया गया। तो यह सम्मानित किया गया था उपर्युक्त में से सभी, यानी कि सोथियारा छीम, बर्नाडेट जे मैड्रिड और सिमह तदासी हटोरी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है इसमें कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है। तो यह संबंध है मध्य प्रदेश राज्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 93 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है कि परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया। तो यह जारी किया गया सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, सीबीएसई के द्वारा जो है परीक्षा संगम पोर्टल जो है जारी किया गया। अगला देख लीजिए 94 नंबर, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है मेघनाथ देसाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें कि भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो यह स्थापित किया गया है पुणे में। कहाँ स्थापित किया गया है, पुणे में यह स्थापित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 96 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 96 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 97 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन का 97 का आंसर जो दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 98 नंबर, और देखिए 98 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 219 फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 219 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 99 नंबर। देखिए 99 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में 99 में कि उस संख्या का पहचान जो प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर होगा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो 99 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब इस टेस्ट सीरीज का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन, और देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। क्या हो जाएगा 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से जो हम लोग बिहार दरोगा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। आज हम लोग इसका चौथा मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है कवर किए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन जो है वह दिया हुआ था। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सेट भी आप लोगों के परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफी हेल्पफुल साबित होगा। और इसका अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।